मैं आपको कहानी सुना रहा था जिसका नाम है राज। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के भाग 2 को। निंजा टीवी स्क्रीन को टकटकी लगाए देखे जा रहा था। तभी नैन्सी ने उसे झकझोरते हुए जोर से कहा, निंजा बोलो ना, क्यों कत्ल कर दिया तुमने सेठ हीरालाल की बीवी का? तुमने तो सिर्फ ज्वेलरी लूटने गए थे ना? निंजा अब फटी फटी आंखों से नैन्सी को घूरते हुए बोला, नहीं नहीं, यकीन करो मेरा नैन्सी, मैंने नहीं मारा कमला देवी को। मैंने तो सिर्फ बेहोश किया था उन दोनों को, और मेरा मकसद सिर्फ लूटना ही तो था। तो मैं भला क्यों किसी और को मारकर मुसीबत मोल लेता? तो क्या कमला देवी ने खुद ही अपने आप को मार लिया? नैन्सी ने तीखे स्वर में पूछा। निंजा अपना सर थामते हुए बोला, ओफो नैन्सी, तुम प्लीज ऐसे बात मत करो मुझसे। मैं निंजा हूँ, निंजा द ग्रेट। मैं इतनी सफाई से काम करता हूँ कि अब तक मैंने जितनी भी लूट को अंजाम दिया है, पुलिस को उनमें एक भी सुराग तक नहीं मिल पाया कभी। तब नैन्सी ने निंजा का हाथ पकड़ते हुए जोर से कहा, तुम्हें एहसास भी है कि इतने बड़े सेठ की बीवी का कत्ल होने से पुलिस हर जगह पागलों की तरह कातिल को ढूंढती फिरेगी, बल्कि उसने तो सर्च ऑपरेशन शुरू भी कर दिया होगा। अब निंजा तैश में आकर उठ खड़ा हुआ। तो करने दो सर्च ऑपरेशन शुरू। मैंने तो कोई सबूत ही नहीं छोड़े हैं जो पुलिस मुझ तक पहुंच जाएगी। नैन्सी ने अब थोड़ी नरमी से समझाते हुए कहा, सुनो निंजा, तुम चाहे कितनी ही सफाई से अपना काम करो, पर कहीं ना कोई कमजोर कड़ी होती है जो पुलिस के हाथ लगते ही तुम तक पहुंचने में उन्हें देर नहीं लगेगी। अब तक तुमने सिर्फ लूट को अंजाम दिया था, पर अब तो तुम पर कातिल का ठप्पा लग गया है, और वो भी इतने रसूखदार शख्स की बीवी के कत्ल का। उफ निंजा, ये तुमने क्या कर डाला? वो बार बार कल रात की घटना को याद कर रहा था। उसकी सोचने समझने की शक्ति जैसे बंद पड़ गई थी। अचानक ही मोबाइल की आवाज़ से निंजा चौंक पड़ा। उसने पलट कर अपना मोबाइल उठाया तो देखा उसके बॉस डेविल का कॉल आ रहा था। किसी तरह कांपते हाथों से निंजा ने कॉल रिसीव करते हुए मरी मरी सी आवाज़ में कहा, हेलो डेविल। उधर से डेविल की गरज सी आवाज़ आई, What the hell you have done निंजा? ऐसे तो अपने को सबसे बड़े चालाक बताते हो, और इधर इतनी बड़ी मूर्खता। Shame on you। निंजा ने रुआसे स्वर में कहा, ओ डेविल, मेरी बात तो सुनो। मैंने तो बस, बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें अपने कारनामे। टीवी और न्यूज़पेपर में वही बताया जा रहा है कि कैसे कल रात किसी ने सेठ हीरालाल के बंगले से करोड़ों की ज्वेलरी लूटकर उनकी बीवी को मार डाला। डेविल खून जमा देने वाले लहजे में बोला। निंजा कुछ बोलता कि उधर से डेविल फिर गरज उठा, अब दिन भर घर से बाहर मत निकलना, और जैसे ही रात गहराएगी तुम ज्वेलरी लेकर सीधे मेरे पास चले आना। और हाँ, तैयारी के साथ आना यहाँ, क्योंकि कल के कल ही तुम्हें इंडिया से बाहर भेजना होगा। डेविल ने कॉल कट कर दी। निंजा ने गुस्से से मोबाइल एक ओर पटक दिया कि नैन्सी बोल उठी, अब मोबाइल पर गुस्सा उतार रहे हो तुम? कहीं ऐसे ही गुस्से में आकर कल तुमने सेठ की बीवी का तो कत्ल नहीं कर दिया था ना? निंजा ने अब नैन्सी की ओर आग उगलती नजरों से देखा और बोला, मैं क्या तुम्हें कोई साइको किलर लगता हूँ? मेरे पास इतना दिमाग है कि मैं अपनी प्लानिंग को सक्सेसफुली पूरा कर सकूं, और यूं कत्ल करके मैं अपने लिए मुसीबत क्यों मोल लूंगा? निंजा के गुस्से को देख नैन्सी ने धीमे स्वर में कहा, ओह प्लीज, अब यूं उखड़ो मत निंजा। अच्छा ये तो बताओ कि अभी डेविल क्या कह रहा तुमसे? निंजा ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, क्या कहेगा, बस मुझ पर ही बिल फाड़ रहा था सेठ की बीवी के कत्ल का। नैन्सी करीब आकर निंजा का हाथ थामते हुए बोली, अब डेविल की बात का क्या बुरा मान रहे हो? वो तुम्हारा बॉस है, हर बात पर उनकी पैनी नज़र रहती है। भूलो मत कि डेविल ने ही तुम्हें पिछली बार ट्रेन रॉबरी में मरने से बचाया था। नहीं तो तुम जल्दबाजी में ट्रेन की चेन खींचे बिना ही तेज भागती ट्रेन से नीचे कूद पड़े थे। निंजा का स्वर तीखा हो गया, क्यों बार बार मेरी गलती याद दिलाती रहती हो? एक ही बार हुई थी मुझसे ऐसी चूक,
मुझको लगा था कि आउटर पर ट्रेन की स्पीड स्लो हो जाएगी, पर ऐसा हुआ ही नहीं। अब नैन्सी ने निंजा को गहरी नजर से देखा, फिर गंभीर स्वर में बोली, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार भी तुम्हारा कोई अनुमान गलत हो गया हो और कमला देवी होश में आकर चीखने चिल्लाने लगी हो, इसलिए तुम्हें फिर कमला देवी को खामोश करने के लिए उसका कत्ल करना पड़ा हो। उफ, मैं कितनी बार कहूं कि ये बात कि मैंने कमला देवी का कत्ल नहीं किया है, निंजा चीखते हुए बोला। नैन्सी कुछ बोलने ही वाली थी, उसके मोबाइल की रिंग बजने लगी। कॉलर का नाम देखते ही वो एकदम से चुप होकर रूम से बाहर चल पड़ी। हॉल में पहुंचकर नैन्सी ने कॉल रिसीव करते हुए धीमी आवाज में कहा, हेलो, नैन्सी हियर। और फिर दूसरी तरफ से कॉलर की बातें सुनने लगी। उसका चेहरा एकदम गंभीर हो गया। नैन्सी करीबन 10 मिनट तक मोबाइल पर बातें सुनती रही, बीच बीच में सिर्फ ओके और श्योर बोलती रही। जब वो कॉल कट करके वापस रूम में आती तो निंजा ने बेचैनी से पूछा, इतनी देर से किससे बात कर रही थी नैन्सी? डेविल से, नैन्सी ने तुरंत कहा। निंजा अब तैश में आते हुए बोला, तो तुम बाहर क्यों चली गई थी? क्या यहां रहकर डेविल से बात नहीं कर सकती थी? अब नैन्सी एकदम सर्द लहजे में बोली, देखो निंजा, तुम ये बिल्कुल भी मत भूलना कि डेविल मेरा भी बॉस है और मैं पिछले 5 बरस से उसकी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हूं, जबकि तुमको डेविल और मुझसे मिले सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं। नैन्सी का बदला रुख देखकर निंजा अवाक रह गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि क्या ये वही नैन्सी है जो कल रात को मेरी तारीफों के पुल बांध रही थी। तभी नैन्सी कबर्ड खोलते हुए बोली, सुनो निंजा, मैं अभी बहुत ही अर्जेंट काम से बाहर जा रही हूँ। तुम किसी भी हाल में घर से बाहर ना तो निकलोगे और ना ही किसी को कॉल करोगे। खाना फ्रिज में है, भूख लगेगी तो गर्म करके खा लेना। मुझे लौटने में शायद थोड़ी देर हो जाएगी। और फिर नैन्सी तैयार हो अपना हैंडबैग लटकाए घर से निकल गई। उसने दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया ताकि निंजा किसी भी सूरत में बाहर ना निकल सके। और फिर वो तेज कदमों से सड़क पर आगे बढ़ गई, जहां एक कैब उसका इंतजार कर रही थी। कैब में बैठते ही नैन्सी ने अपने मोबाइल से मैसेज कर डेविल को जानकारी दी कि वो निंजा को घर में ही लॉक करके कैब में बैठकर जा रही है सेठ हीरालाल पन्नालाल के बंगले पर। कैब को कुछ दूर पहले ही रुकवा कर नैन्सी उतर पड़ी और फिर सधे कदमों से गंभीरता के साथ सेठ हीरालाल पन्नालाल के विशाल बंगले की ओर बढ़ने लगी। गेट पर भारी भीड़ जमा थी। मीडिया वाले, रिपोर्टर और तमाशबीनों का मजमा सा लगा था। कई पुलिसकर्मी भी इधर उधर जांच पड़ताल करते हुए घूम रहे थे। कमला देवी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। नैन्सी की समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो गेट से अंदर कैसे जाए। तभी उसकी दृष्टि एक बड़ी सी विदेशी गाड़ी से उतरते हुए लोगों के एक ग्रुप पर पड़ी। उन सबके चेहरे पर मातम छाया हुआ था, तो 2-3 महिलाएं आंसू बहाते हुए विलाप कर रही थीं। नैन्सी फौरन उस ग्रुप की ओर बढ़ी और रोती बिलखती महिलाओं के साथ साथ चलने लगी। वो अपने चेहरे पर रुमाल रख आंसू पोंछने का अभिनय करती हुई गेट से अंदर चली गई। जब नैन्सी हॉल में पहुंची, पूरा हॉल ही शोक व्यक्त करने आए लोगों से भरा पड़ा था। कमला देवी खुद भी बाहर के कई लेडीज क्लब की सम्मानीय सदस्य थीं और सोशल वर्क में भी वो हमेशा आगे ही रहती थी। नैन्सी चुपचाप जाकर हॉल के एक कॉर्नर में खड़ी हो गई। उसका पूरा ध्यान वहां खड़े रिश्तेदारों और दूसरे लोगों की बातों पर था। नैन्सी की आगे खड़ी एक अधेड़ महिला धीमी आवाज में अपनी सहेली से बोल रही थी, अरे ये तो होना ही था एक ना एक दिन। हमेशा ज्वेलरी से लगभग घूमती रहती थी कमला। अब चोरों की नजर तो पड़ेगी ही ना फिर। तभी एक दूसरी महिला फुसफुसाती हुई बोली, अब तो रमा के मजे ही मजे हैं। जब तक कमला देवी जिंदा थी तब तक तो उसके आगे भीगी बिल्ली बनी घूमती रहती थी रमा, और अब देखो लग रहा है सारे कुनबे की मालकिन वही बन बैठी है। नैन्सी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सीढ़ियों के पास सरक आई। उसने नजर उठाकर ऊपर देखा तो उधर से जयेश एक पुलिस ऑफिसर के साथ नीचे उतर रहा था।
पुलिस ऑफिसर ने नीचे उतरते हुए जयेश से कहा। ऊपर वाले फ्लोर में तो किसी भी अजनबी के फिंगरप्रिंट या कोई, लगता है चोर ने हैंड ग्लव्स पहनकर ही पूरी वारदात को अंजाम दिया होगा। जयेश ने भीगी आवाज में कहा। सर, वो मेरी भाभी ही नहीं बल्कि मेरे लिए माँ समान थी। उनके कातिल को आप किसी भी हाल में मत छोड़ना। तभी लोगों से घिरे बैठे सेठ हीरालाल को अचानक ही चक्कर सा आ गया। ये देख उनकी बड़ी बहन चिल्लाते हुए बोली, अब प्लीज आप लोग मेरे भाई को आराम करने दीजिए, उनकी हालत पहले ही बहुत खराब है। जल्द ही हॉल खाली हो गया। लोग वहां से निकलकर बाहर कंपाउंड की ओर बढ़ने लगे। नैन्सी भी अब बाहर चल पड़ी। अचानक ही उसके कान में दो लोगों के धीमे धीमे हंसने और फुसफुसाने की आवाज गूंजी। ग्रेट, क्या शानदार गेम प्लान किया है। एक तीर से दो शिकार। ग्रेट, क्या शानदार गेम प्लान किया है। एक तीर से दो शिकार। नैन्सी हड़बड़ाकर पीछे देखने को हुई तो तभी पीछे से आती हुई भीड़ की वजह से वो सीधे बाहर कंपाउंड में निकल गई। निंजा बंद घर में घायल शेर की तरह बेचैनी से टहल रहा था कि उसने दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो लपक कर हॉल में आया तो देखा नैन्सी आई थी किसी अजनबी के साथ। नैन्सी ने अंदर आते ही पहले दरवाजा अच्छे से बंद किया और फिर अजनबी को सोफे पर बैठने का इशारा किया। निंजा को देखते हुए नैन्सी बोली, निंजा, वो ज्वेलरी वाला बैग लेकर आओ जल्दी से। ये किशोर हैं। डेविल ने इसे ज्वेलरी की टोटल वैल्यू जानने के लिए यहाँ भेजा है। निंजा गुस्से से बोला, अब तक तो मैं ही लेकर जाता था ना माल डेविल के पास, तो फिर ये वैल्यू जानने की जरूरत क्यों पड़ गई। नैन्सी शांत स्वर में बोली, निंजा, तुम परिस्थितियों की गंभीरता को समझो। इस वक्त तुम्हारा कहीं भी निकलना खतरे से खाली नहीं। अब जाओ जल्दी और बैग लेकर आओ। निंजा कुड़ते हुए अंदर गया और बैग लाकर टेबल पर पटक दिया। नैन्सी ने किशोर से कहा, बैग में रखी सारी ज्वेलरी चेक करके उनकी रियल वैल्यू एक पेपर में लिखते जाओ और वो पेपर डेविल को दे देना। और ये बैग मैं रात होने पर ही लेकर आऊंगी। किशोर ने बैग खोलकर उसमें रखी ज्वेलरी टेबल पर पलट दी और एक नजर देखते ही अपने पॉकेट में रखा कैरेटोमीटर निकाला और उसे आंख पर लगा वो ज्वेलरी को ध्यान से देखने लगा। फिर तुरंत ही कैरेटोमीटर निकालकर उठते हुए किशोर रूखे स्वर में बोला, ये क्या मजाक लगा कर रखा है। नैन्सी ने उलझन भरे स्वर में कहा, क्या हुआ, देखो ना इन ज्वेलरी की रियल वैल्यू कितनी होगी। अब किशोर हिकारत से ज्वेलरी की ओर देखते हुए बोला, रियल वैल्यू रियल ज्वेलरी की पता की जाती है, डुप्लीकेट की नहीं। निंजा और नैन्सी चीखते हुए बोले, मतलब क्या कहना चाहते हो तुम। किशोर ने दोनों को सीधी नजरों से देखते हुए कहा, इस बैग में रखी ज्वेलरी हीरे की नहीं, कांच की बनी हुई है, नकली है। इस T20 सीजन देखो मैचेस लाइव और खेलो इंडिया के नंबर 1 गेमिंग एक्सचेंज फेयर प्ले पर। क्रिकेट, पोकर जैसे 30+ लाइव स्किल गेम्स में जीतो प्राइजेस। fairplay1.co.in पर रजिस्टर करने से मिलेगा 300% फर्स्ट डिपॉजिट बोनस। यही नहीं, फेयर प्ले दे रहा है फ्लैट 5% हार कट, वो भी इस T20 सीजन के हर मैच पे। फेयर प्ले पे नहीं खेला तो क्या खेला। इस खेल में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। भाग 3। किशोर ने जैसे ही लूट की सारी ज्वेलरी को नकली बताया, नैन्सी और निंजा हक्के बक्के से टेबल पर पड़ी ज्वेलरी को घूरने लगे। दोनों के मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे, बस मूर्ति बने कभी किशोर को तो कभी ज्वेलरी को देखे जा रहे थे। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलें और करें क्या। तभी किशोर ने रूखे स्वर में कहा, मैं अब निकलता हूं, तुम लोग बैग में भरकर रख दो इन कांच के टुकड़ों को।
और वो कुछ कहने सुनने का मौका दिए बगैर घर से बाहर चला गया। किशोर के बाहर जाते ही नैन्सी का मोबाइल बजने लगा। उसने सहमते हुए कॉल रिसीव किया। हेलो डेविल। उधर से डेविल की ठंडी सर्द आवाज गूंजी। किशोर ने वैल्यू कैलकुलेट किया या नहीं? टोटल कितना आया? नैन्सी के तो जैसे होठ ही सिल गए। कुछ देर बाद हिम्मत जुटाकर नैन्सी बोली, डेविल डेविल वो ना किशोर तो घर से चला गया है। उसने टोटल ही नहीं किया कुछ। क्या? कैलकुलेट ही नहीं किया? इतनी हिम्मत हो गई किशोर की अब? डेविल गरज कर बोला। उसके गुस्से की आग की तपिश नैन्सी को अच्छी तरह महसूस हो रही थी। उसने किसी तरह लड़खड़ाती जुबान से कहा, वो किशोर ने बताया कि बैग में रखी ज्वेलरी रियल नहीं, डुप्लीकेट है। नैन्सी की बात सुनते ही दूसरी तरफ मरघट सी शांति छा गई। मानो डेविल को समझ ही नहीं आया कि नैन्सी ने उससे क्या कह दिया है। अब नैन्सी ने मोबाइल पास ही खड़े निंजा को पकड़ा दिया। निंजा ने जैसे ही कपकपाती हुई आवाज में कहा, हेलो डेविल। उधर से डेविल ने खा जाने वाले स्वर में कहा, What are you doing? Have you lost your mind? निंजा मरियल सी आवाज में बोला, अब इसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं डेविल। मैंने तो वही किया जो आपने कहा था। इट्स नॉट माई फॉल्ट। मिस्टेक तो मुझसे हुई है निंजा, जो मैंने इतने बड़े काम के लिए तुम्हें चुन लिया। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि निंजा कभी भी अपने काम में इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। एक्चुअली तुम्हारे दिल में करोड़ों की ज्वेलरी देखकर लालच भर गया है, और इसलिए तुमने रियल ज्वेलरी छुपा ली और डुप्लीकेट ज्वेलरी किशोर को दिखा दी। डेविल का आरोप सुनते ही निंजा बुरी तरह से चीखते हुए बोला, प्लीज डेविल प्लीज, इतना नीच मत समझो मुझे। मैं मर जाऊंगा पर कभी भी अपने उसूलों से बेईमानी नहीं करूंगा। मैंने जो ज्वेलरी सेठ हीरालाल के सेफ से लूटी थी वही किशोर को दिखाई थी। डेविल अब बेहद रूखे अंदाज में बोला, ओह वेरी गुड। तो अब तुम मुझे ये समझाना चाहते हो कि सेठ हीरालाल ने डुप्लीकेट ज्वेलरी अपनी सेफ में रखी थी? डू यू थिंक आई एम फूल? नैन्सी बीच में घबराई हुई सी बोल पड़ी, डेविल मुझे लगता है कि जरूर कोई बहुत बड़ी चाल चल रहा है हमारे साथ। मैं तो कल रात सेठ हीरालाल के बंगले से निंजा को अपनी ही गाड़ी में बिठाकर लाई थी, और वो बैग उसके पास ही था। फिर भला वो कब ज्वेलरी बदलकर डुप्लीकेट रख सकता था? नैन्सी तुम बहुत भोली हो। तुम्हें इस निंजा की बदनीयती का अंदाजा नहीं है। जब तुम इसे बाहर छोड़कर गई होगी तो इसने अकेले में चुपके से बदल ली होगी वो ज्वेलरी, या फिर कल रात ही तुम्हारी नजर बचाकर इसने बैग बदल दिया होगा। डेविल ने जहर बुझे शब्दों में कहा। कुछ पलों के लिए नैन्सी खामोश हो गई। वो बस सोच रही थी कि क्राइम वर्ल्ड में कोई किसी का अपना नहीं होता। हो सकता है कि डेविल सच बोल रहा हो। तभी डेविल फिर कड़े स्वर में बोला, अब इस तरह बुत बनकर खड़ी मत रहो तुम। निंजा से पूछताछ करो और हकीकत का पता लगाओ। मैं ठीक 11 बजे तुम दोनों का वेट करूंगा अपने ठिकाने पर। और फिर डेविल ने कॉल कट कर दिया। नैन्सी ने मोबाइल रखा और निंजा के करीब आकर उसका हाथ पकड़ते हुए नरमी से बोली, सुनो निंजा, गलती इंसान से ही होती है। अगर तुम अपनी गलती कबूल करके रियल ज्वेलरी मेरे हवाले कर दो तो मैं डेविल से रिक्वेस्ट करके तुम्हारी जान बचा सकती हूँ। निंजा का जी किया कि वो अपना सिर ही दीवार पर दे मारे। एक तो कल रात के बाद से ही एक से एक चौंकाने वाली घटनाएं घटित हो रही थीं, और उस पर यह दुख इस बात का कि नैन्सी भी निंजा को ही कसूरवार मान रही थी। आखिर निंजा ने बहुत सोच समझकर नैन्सी के कंधे पर हाथ रखा और बोला, नैन्सी, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे जीवन में मेरी क्या अहमियत है, पर मेरे लिए तुम बहुत ही अनमोल हो। मैंने तो प्लान बनाया था कि इस लूट का जो भी हिस्सा डेविल से मिलेगा उसे लेकर हम विदेश चले जाएंगे
और शादी कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अब तुम ही बताओ कि मैं ऐसी धोखेबाजी भला कैसे कर सकता हूं। नैन्सी कुछ नहीं बोली। वो बड़े ही ध्यान से निंजा के हाव भाव देखते हुए मन ही मन कुछ सोचती रही। मेरी इस कहानी को सुनते रहने के लिए और नए एपिसोड्स की जानकारी के लिए शो को सब्सक्राइब करें और आसानी से पाएं।